4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। क्या प्रधानमंत्री जी मोदी की उम्र 75 होने के बाद रिटायरमेंट का कोई जिक्र खैर नहीं है, इसी वजह से आरएसएस ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, या कोई और वजह है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इसमें मोदी जी उस आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो आरएसएस की पहली पसंद बना हुआ है? क्या आरएसएस के रास्ते अलग होने की वजह यह है? अब आप कहेंगे कि आरएसएस के रास्ते अलग कैसे हो गए। आरएसएस का ऐलान हुआ दोस्तों कि अब अपने संगठन मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में भेजा करते थे नहीं भेजेंगे। यानी कि प्रदेश स्तर पर जो संगठन मंत्री हुआ करते थे या जैसे बीएल संतोष सेंट्रल लेवल पर है, ये करते क्या थे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय स्थापित कर दिया करते थे। कहा तो यह जाता था कि थोड़ा सा मार्गदर्शक के रूप में बीजेपी से क्या क्या काम होने चाहिए आरएसएस थोड़ी अपनी मंशा बता देती है, लेकिन वो मसला ये हुआ है कि अब उन्होंने कहा कि हमारे संगठन मंत्री अब नहीं जाएंगे। बड़ी खबर है, राजस्थान पत्रिका ने छापा दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए हाजिर हुआ और इससे कई सारे पत्रकारों ने सवाल उठाए कि आखिरकार आरएसएस ने ये फैसला क्यों ले लिया। क्या इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले अपने बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, अब खुद की बारी आ रही है तो मैं चुप्पी साधी जा रही है, या कोई और वजह है? अखबार लिखता है कि इसकी कई वजहें हैं। एक वजह तो यह है दोस्तों कि संगठन मंत्री जी जो जाते थे उनका काम तो ये होता था कि समन्वय पैदा करना, जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको दूर करना, लेकिन चूंकि सत्ता की मलाई सत्ता की होती है, वहाँ जाके वो थोड़े चेंज हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उसको लेकर के संगठन मंत्री जो है वो थोड़ा सा अपने आप को राजनीतिक समझने लगते थे। संघ का ख्याल ये नहीं है। संघ दरअसल राजनीति को प्रवोक तो करता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है, वो हम आपको 50 बार बता चुके हैं। कुछ लोग उनको बहुत गलत भी कहते हैं, कुछ लोग उनके अनुयायी भी हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम ही आरएसएस ने किया है, और कुछ लोगों का काम यह है कि मोदी जी ने किया है। वो एक अलग बहस है, लेकिन फिर भी अभी पिछले दिनों जब 2024 के चुनाव में मोदी जी की सीटें घट कर के नीचे आ गईं, तो उसके बाद 2-4 जगह के चुनाव हुए, तो वहां पर बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आरएसएस का सहारा लिया और आरएसएस ने ड्राइंग रूम बैठक की है, लोगों को समझाया है, माइंड वॉश किया है। उसके बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतते चली गई है। तो आरएसएस कहता भी है, हालांकि बीजेपी के जो नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं शायद, पिछले दिनों वो कह चुके थे कि अब जरूरत नहीं है हमें आपकी, तो उस बात से भी थोड़ा नाराज बताया जा रहा था। लेकिन ये नाराज नहीं होते आपस में। इनका मकसद क्या है कि 100 बरस के अंदर ये एक पार्टी तैयार उनकी हुई है, उन्होंने सोच बनाया है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मॉब ऐसा बना दिया गया है। लेकिन क्या ये मोदी जी के बिना मुमकिन था? लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं थोड़ी संगठन मंत्री की बात। देखिए, एक बात ये भी जाहिर हुई है, इसमें राजस्थान पत्रिका नवभारत टाइम्स में मैंने पढ़ा, उसमें बताया गया कि जो हमारे संगठन मंत्री बनकर जाते हैं वो थोड़ा सा उनका रोल अलग हो जाता है। कश्मीर में याद होगा जब राज्यपाल वहाँ पर वो थे सत्यपाल मलिक, एलजी हैं वहाँ पर, तो वहाँ क्या होता है कि राम माधव करके थे वहाँ पर, 150 करोड़ रुपए की फाइल आपको याद होगा अंबानीज ब्रदर्स की बताई थी सत्यपाल मलिक ने। उसके अंदर बीच में जो मध्यस्थता कर रहे थे वो यही संगठन मंत्री बताए जाते हैं, राम माधव। तो कहने का मतलब ये कि बाज दफा होता यह है कि जब पहली बात तो गल्ले पे बिठाया नहीं जाता, और जब गल्ले पे बिठाया जाता है किसी दुकान के गल्ले पर, समझ गए आप, कैश काउंटर पर, तो वहां पता चलता है, कसौटी वहां पता चलती है कि कितना ईमानदार व्यक्ति है। तो पैसा आता है और सरकारें हाथ में होती हैं। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, अशोक गहलोत जो है राजस्थान के, उन्होंने कहा आरएसएस से ही सारे फैसले कर रहे हैं भजन लाल, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अरे वो होते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। आरएसएस का जो ख्याल होता है उसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये तो बीच में मोदी जी अटक गए, मोदी जी आ गए। अब हुआ यूं है दोस्तों कि ये तो संगठन मंत्री का काम था, अब उनको वापस लेने की बात आ गई है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच में थोड़े डिस्टेंसेस हैं, लेकिन डिस्टेंसेस नहीं होते हैं, आदमी बदल जाते हैं। अब किसी ने कहा प्रधानमंत्री जी चूंकि 75 साल होने के बावजूद भी इस पद से हटना नहीं चाह रहे हैं, ये वजह है। कोई कह रहा है साहब बीजेपी का अध्यक्ष जो है आरएसएस की मर्जी के मुताबिक नहीं चुना जा रहा है। तो कई सारी वजह हैं, कभी कभी नाराजगी छोटी मोटी हो जाती है। अलबत्ता आरएसएस करेगी बीजेपी के अंतर्गत काम। देखिए मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, आरएसएस करेगी बीजेपी के अंतर्गत काम, बीजेपी नहीं करेगी उसके अंतर्गत काम। आपको अब इनके बारे में ये कहना कि साहब हमने उठाकर रख दिया, तो देखिए ये आरएसएस तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जब सत्ता में सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे एक भारी और बड़े कटु
एजेंडे पर नहीं चले, सबको लेकर चलने की बात की गई थी। हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व की राजनीति ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे समय में ये हुआ कि आरएसएस के पैर ज़्यादा नहीं पसार दिए गए। लेकिन मोदी जी ने जब हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के गुजरात वाला मामला किया और वो स्टार बन गए पूरे भारत के, और आरएसएस तो इसमें कोई दौरानी की ज़मीन बना रही थी, और ज़मीन बनाते बनाते धार्मिक पशु बन गए लोग, वोटर नहीं बने, धार्मिक पशु बन गए। अब उनको सिर्फ ये देखना है कि मुल्ला के पेच टाइट होकर तो वोट दे देंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। अब मोदी जी ने जब आकर के अपना चेहरा ही हिंदुत्व के रथ पे सवार का बना लिया था, तो ऐसे समय में मोदी जी का तो चवन्नी 5 रुपए में चल रही थी भाई। मतलब मेरा कि उनकी नाम ही काफ़ी था। सैकड़ों दर्जनों लोग तो ऐसे हैं जिनको जानते ही नहीं है लोग, लेकिन कमल का फूल, कमल छाप, और वो लोकसभा में जाकर बैठ गया, विधानसभा में जाकर बैठ गया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के कर कमलों द्वारा हिंदुत्व के रथ पे सवार होने की वजह से, हिंदुत्व की राजनीति को बहुत बढ़ाने की वजह से ये काम तो आरएसएस कर रही थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया इसको आगे बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने इसको किया तो जाहिर सी बात है आरएसएस समझने लगी कि हमारी वजह से हो रहा है। अब उनकी वजह भी है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़मीन बनाने का काम तो इन लोगों ने ही किया है। सुबह ही सुबह ये ड्राइंग रूम बैठक करते हैं, जैसे बताया जाता है कि दिल्ली चुनाव में 50,000 मीटिंग की। अब वो शाखा लगी सुबह को, सारे इकट्ठे होकर गए नैकर में या जिसमें भी गए होंगे ड्राइंग रूम में, और वहाँ बैठकर बात हुई वर्मा जी से, शर्मा जी से, ठाकुर साहब से, दुबे जी से, चौबे जी से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से। उन्होंने उस तबके को बताया कि बाकी जो छोटा तबका है, मतलब थोड़ा सा निचला तबका, गरीब तबका, उसको तो हमने यात्रा के माध्यम से कर लिया हिप्नोटाइज। आप लोग जरा मोबाइल पर रह के थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनते हैं। अब वो जब घर पर आ जाते हैं और पावरफुल लोग हैं, उनकी बात से डीएम हड़क जाए, उनकी बात से डीजी से हड़क जाए, मतलब कोई भी हड़क सकता है भाई। एक जगह हमें ऐसा हुआ, एक अधिकारी था डीएसपी लेवल का, वो बार बार बोल रहा कि मैं जा रहा हूँ, आरएसएस का बंदा मिलेगा मुझे फला होटल में। अरे भाई तुझे रिपोर्ट दी है, इस पर काम करना है तुझे। लेकिन वो तो आरएसएस के नेता से जा करके मशवरा कर रहा था। कुछ ऐसा मामला फंस गया था, हमारे सामने की बात है, हम खबर कर रहे थे। तो दोस्तों बात ये कि जब ये सरकारें चलाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है इनका कदम है, लेकिन अब उन्होंने कदम पीछे ले लिए हैं। अब इसमें पीछे पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मेरी समझ में तो ये आता है, चूँकि मोदी जी अपने समकक्ष किसको चाहते नहीं, चाहे संगठन हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, परिनेता हो। तो मोदी जी का मूड में हो गए, कि आरएसएस ने कहा भाई कब तक अपने आप को जो है थोड़ा निम्न स्तर पर महसूस करते रहेंगे, लिहाजा कड़ा कदम उठा लिया, संगठन मंत्री भेजने को मना कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि संगठन मंत्री जाके वहाँ राजमंत्री बन जाता है। पैसों का लेन देन, तबादलों का लेन देन और दुनिया भर के लेन देन ये होते हैं, तो उसका भी अंदर बदल जाती है बात। लंका में सारे 52 गज के होते हैं भाई। वो ज़माने लग गए जिस ज़माने में कभी इंसान हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, तो बहुत ही कम गुजर पे अपना काम कर लिया करते थे। अब तो मामले ही दूसरे हैं। पार्षद बना के तो देखो, कोठी का पत्थर बदलवा दूंगा, गली का खड़ंजा बदले ना बदले, उसका घर जरूर बदल जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर है भ्रष्टाचार, और उन्हीं के अंदर नहीं है, वोटर में भी भ्रष्टाचार है। ये थोड़े से पैसे लेके वोट दे देता है, ये कर लेता है, इसको भी मिल रही है फ्री बीज। मोदी जी ने सही कहा था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।